मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक और सुपर फास्ट रॉकेट रिवीजन फॉर योर चैप्टर नंबर 7 दैट इज इन ऑल्टरनेटिंग करंट। यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर जो आपको परेशान करता ही है उसकी कंप्लीट रिवीजन आप 20 मिनट में कर रहे होंगे इस वीडियो में। द इफेक्टिव वीडियो, द मोस्ट इफेक्टिव रिवीजन, आज तक आपको ऐसी रिवीजन नहीं मिली होगी कहीं भी। सो प्लीज मेक श्योर दैट अपनी कुर्सी की पेटियां बांध ले, बिकॉज अब रॉकेट उड़ने जा रहा है और हमारी डेस्टिनेशन है बहुत ही ब्यूटीफुल, दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट को करने वाले हैं हम टिप्स पे। Hi students, welcome to NCERT NEET Adda 24/7. Myself Arshpreet Kaur, your physics educator. So as I promised, मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक और सुपर फास्ट रॉकेट रिवीजन फॉर योर चैप्टर नंबर 7 दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट। यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर जो आपको परेशान करता ही है उसकी कंप्लीट रिवीजन आप 20 मिनट में कर रहे होंगे इस वीडियो में। द इफेक्टिव वीडियो, द मोस्ट इफेक्टिव रिवीजन, आज तक आपको ऐसी रिवीजन नहीं मिली होगी कहीं भी। सो प्लीज मेक श्योर दैट अपनी कुर्सी की पेटियां बांध ले, बिकॉज अब रॉकेट उड़ने जा रहा है और हमारी डेस्टिनेशन है बहुत ही ब्यूटीफुल, दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट को करने वाले हैं हम टिप्स पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ऑल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा करंट जो वक्त के साथ, जो टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है, बदल रहा है, चेंज कर रहा है अपनी वैल्यू को। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट बेटा, अगर आपके पास करंट की कोई इक्वेशन लिखी हो, I = I0 sin of omega t या I = I0 cos of omega t, उसमें I रहती है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो वैल्यू है। I0 रहती है मैक्सिमम वैल्यू यानी कि पीक वैल्यू, एंड साइन ऑफ ओमेगा टी या कॉस ऑफ ओमेगा टी रहता है फेज। फेज आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन के बारे में बताता है कि अगर आप जानना चाहते हैं कोई भी क्वांटिटी एक पर्टिकुलर टाइम में किस पोजीशन पे है और किस तरफ को जा रही है, डायरेक्शन ऑफ मोशन के बारे में भी ये बताता है। कौन? फेज। तो फेज गिव्स यू अबाउट, टेल्स यू अबाउट द कंप्लीट इंफॉर्मेशन। ठीक है, सो आप यहां पर देख सकते हैं ये करंट लगातार बेटा कैसे टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है। अब अगर कोई ऐसा करंट है जो टाइम के साथ साथ लगातार चेंज हो रहा है तो बेटा उसका जो सोर्स रहा होगा यानी कि जो पोटेंशियल होगी वो भी तो टाइम के साथ साथ चेंज हो रही होगी फॉर श्योर। सो यहां पर V की वैल्यू भी क्या होती है? V0 sin of omega t होती है। उसके बाद हम बात कर रहे होते हैं तीन मेजर चीजों के बारे में, दैट इज द मीन वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू एंड द RMS वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू मैंने आपको ऑलरेडी बता दी क्या होती है। I = I0 sin of omega t में I इज बेसिकली द इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे होती है। अगर मैं मीन वैल्यू की बात करूं, मीन वैल्यू टेल्स यू अबाउट द एवरेज। अगर आप कंप्लीट साइकिल की बात करें तो जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, तो बेटा एवरेज वैल्यू तो 0 आएगी। तो फुल साइकिल के लिए कभी भी एवरेज वैल्यू इफेक्टिव नहीं रहती है। हाफ साइकिल के लिए आप वैल्यू याद रखेंगे, हाफ साइकिल के लिए वैल्यू होती है 2I0 बटा पाई। एंड अगर आप V की पोटेंशियल की अगर आप एवरेज निकालना चाहते हैं हाफ साइकिल के, तो दैट विल बी 2V0 बटा पाई। जो मैक्सिमम करंट या मैक्सिमम वोल्टेज के कितना टाइम्स होती है बेटा? दैट इज 0.636 टाइम्स, राइट। अब इसके बाद आती है RMS वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। किसी भी क्वांटिटी को जब आप पहले स्क्वायर करें, फिर उसका मीन ले, फिर उसका रूट ले, तो दिस टेल्स यू अबाउट द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो I = I0 sin omega t अगर आपके पास करंट का फंक्शन है तो उसके लिए रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है I0 डिवाइडेड बाय √2। सिमिलरली VRMS वैल्यू होती है V0 डिवाइडेड बाय √2। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। नेक्स्ट आगे अगर हम चलते हैं, नेक्स्ट आगे हम प्रोसीड करते हैं बेटा जी, आपके बात करेंगे फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट के बारे में। बेटा लेट्स सपोज आपके पास वोल्टेज और करंट की ये क्वेश्चंस गिवन है। अब आप देख सकते हैं ध्यान से कि यहाँ पर तो साइन ऑफ ओमेगा टी है फेज, और इधर है साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, यानी कि करंट बेटा जी वोल्टेज के कंपैरिजन में फाई क्या है? आगे चल रहा है। सो दिस फाई इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द फेज डिफरेंस। फाई यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है? फेज डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट बात बेटा, जैसे नॉर्मल रेजिस्टर के केस में रेजिस्टेंस होता है, बोलो, नॉर्मल रेजिस्टर के केस में रेजिस्टेंस होता है, इसी तरीके से आपके पास सर्किट में जब कैपेसिटर लगा होता है प्योर, तो उसके कारण जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। सिमिलरली जब आपके पास प्योर इंडक्टर लगा होता है तो उसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, उसकी वजह से रेजिस्टेंस को। अब जब बेटा दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स लगे हो किसी सर्किट में, तो कंबाइन हम रेजिस्टेंस को एक नाम दे देते हैं जिसको बोला जाता है इंपीडेंस। तो बेटा जी इंपीडेंस किसके बराबर होता है? नेट वोल्टेज अपॉन नेट करंट। एक तरह का रेजिस्टेंस ही है बट कैसा? नेट।
जिसको हम वी नॉट बटा आई नॉट या वी आर एम एस बटा आई आर एम एस से भी डिनोट करते हैं। सो आई होप ये टर्म्स आपको याद आ गई हैं। अगर हम बात करें इन द केस ऑफ इंडक्टर, आपके पास बेटा क्या वैल्यू होती थी इंडक्टिव रिएक्टेंस की, इट वाज इक्वल्स टू एक्सएल विच इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू एल। सिमिलरली अगर मैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात करूं तो एक्सी विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा सी। बेटा जी यहां पर ओमेगा क्या बताता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बारे में बताता है, विच इज 2 पाई एफ विच इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ, जहां पे एफ क्या रहता है, लीनियर फ्रीक्वेंसी रहता है। अब क्वेश्चन कैसा आता है कि इसके ऊपर ग्राफ प्लॉट करो, फ्रीक्वेंसी वर्सेस एक्सएल का ग्राफ प्लॉट करो या फ्रीक्वेंसी वर्सेस एक्सी का ग्राफ प्लॉट करो। तो बेटा इंडक्टर के केस में याद रखना है जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी आपके पास इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी। कैपेसिटर के केस में जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू कम होती है। दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट आ जाइए, अगर हम बात करते हैं प्योर रेजिस्टिव सर्किट के बारे में। बेटा जी अगर प्योर रेजिस्टिव सर्किट है तो याद रखिएगा वोल्टेज एंड करंट क्या रहते हैं, फ्रेंड्स रहते हैं, उनके बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं आता है, ठीक है, उनके बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं आता है। Z इज इक्वल्स टू R रहता है, यानी कि जो टोटल इंपेडेंस है वो रेजिस्टेंस के बराबर है। वोल्टेज और करंट बेटा साथ साथ अपनी मैक्सिमम वैल्यू एंड साथ साथ ही अपनी मिनिमम वैल्यू अचीव करते हैं। अगर प्योर इंडक्टिव सर्किट होता है सो ऑलवेज रिमेंबर उस केस में करंट क्या करता है, पाई बाय 2 से लैग कर रहा होता है। वोल्टेज बेटा क्या कर रही होती है, लीड कर रही होती है बाय पाई बाय 2। सो इस केस में आपको याद रखना है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा इंटू एल के बराबर होती है। बेटा अगर इस केस में मैं बात करूं तो हमेशा एक चीज याद रखिएगा, जब भी हम बोलते हैं कि कोई आपके पास क्वांटिटी आगे है वोल्टेज या करंट में से, तो उसको हम फेजर की फॉर्म में ड्रॉ करते हैं। फेजर बेटा आपको हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है। जो भी क्वांटिटी आगे होगी वोल्टेज या करंट में से आप उसको एंटी क्लॉकवाइज ही आगे बनाएंगे, ठीक है। फेजर एक तरह का वेक्टर है जिसकी लेंथ जो होती है वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो अगर मैं इंडक्टर सर्किट में बात करूं तो वोल्टेज आगे थी बेटा, करंट पीछे था, तो आप देख सकते हैं वोल्टेज को हम 90 डिग्री क्या बना रहे होते हैं, आगे बना रहे होते हैं, ठीक है। आप अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे होंगे एक्सएल की वैल्यू बेटा बढ़ रही होगी। आप इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा पर जब ग्राफ प्लॉट करेंगे वी और आई के बीच का, पीडीएफ में आपको ये मिल जाएगा। तो आप हमेशा ये चीज देखेंगे दैट आपके पास वोल्टेज आगे चल रही है, वोल्टेज आगे चल रही है और करंट बेटा जी कैसे चल रहा है, पीछे चल रहा है। कितने से, पाई बाय 2 से। करंट हमेशा क्या चल रहा है, पीछे चल रहा है, कितने से, पाई बाय 2 से, ठीक है। सो यू विल गेट दिस पीडीएफ। कहां मिलेगा अभी मैं बताऊंगी थोड़ी देर में। नेक्स्ट प्योरली कैपेसिटिव सर्किट की अगर बात करें तो प्योर कैपेसिटिव सर्किट में बेटा आपका जो करंट होता है ना वो बाजी मार जाता है, करंट लीड करता है वोल्टेज से बाय एन एंगल ऑफ पाई बाय 2। अब यहां पर बेटा कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी की वैल्यू कितनी, 1 अपॉन ओमेगा सी, 1 अपॉन ओमेगा सी। अब इस केस में याद रखें करंट आगे था तो करंट को हमें 90 डिग्री आगे बनाना है एज कंपेरेटिव टू द वोल्टेज, राइट। अब इस केस में बेटा अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एक्सी की वैल्यू कम होगी बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब सीरीज एलसीआर सर्किट की अगर आप बात करो बेटा, सीरीज एलसीआर सर्किट में इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस में से एक चीज याद रखना, रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा शरीफ है। उस केस में वोल्टेज और करंट फ्रेंड्स है। डिसाइडिंग फैक्टर कौन होगा कि वोल्टेज लीड करेगी या करंट लीड करेगा, इट विल डिपेंड कि इंडक्टर डोमिनेटिंग है या कैपेसिटर डोमिनेटिंग है। अगर इंडक्टर डोमिनेटिंग होगा तो वोल्टेज लीड करेगी, अगर कैपेसिटर डोमिनेटिंग होगा तो करंट लीड करेगा, ठीक है। सो बेटा अगर मैं मान के चलूं कि कैपेसिटर डोमिनेटिंग सर्किट है तो आपके पास कौन लीड कर रहा होगा, करंट लीड कर रहा होगा। बेटा फेज डिफरेंस की वैल्यू कितनी आएगी, tan इनवर्स ऑफ एक्सी माइनस एक्सएल डिवाइडेड बाय आर। नेट वोल्टेज को आप किस तरीके से लिख सकते हैं, नेट वोल्टेज को आप लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ वी आर का स्क्वायर प्लस ऑफ वीसी माइनस वीएल का स्क्वायर। फेजर क्वांटिटी है, फेजर इज अ वेक्टर, तो जैसे वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे। बेटा नेट इंपेडेंस इस केस में क्या होती है, z इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ऑफ एक्सी माइनस ऑफ एक्सएल होल का स्क्वायर, ठीक है जी। चलिए अब आता है रेजोनेंट सर्किट। बेटा रेजोनेंट सर्किट का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा सिचुएशन होता है आपके पास जब एक्सएल और एक्सी की वैल्यू बराबर हो जाती है, यानी कि सर्किट में इंडक्टर और कैपेसिटर की वैल्यू क्या है, बराबर है। सो उनका जो इंपैक्ट है वो एक दूसरे को काट देता है, ठीक है। सो आपके पास सर्किट में प्योर रेजिस्टर रह जाता है, यानी कि इंपेडेंस क्या हो जाती है, मिनिमम हो जाती है। इंपेडेंस मिनिमम तो करंट मैक्सिमम, तो वो फ्रीक्वेंसी जिस पर ये होता है उसको हम बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस कंडीशन बोला जाता है बेटा इसको, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अगर आपको लीनियर फ्रीक्वेंसी निकालनी है रेजोनेंस वाली तो दैट विल बी ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 पाई, तो 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ एलसी। अब एक फैक्टर आता है क्वालिटी फैक्टर।
जो ये एक्चुअली में बताता है कि रेजोनेंस कितनी बढ़िया हुई है। तो क्वालिटी फैक्टर जितना ज्यादा होगा इट विल टेल अस कि रेजोनेंस उतनी ही ज्यादा बढ़िया है। सो द क्वालिटी फैक्टर ऑफ अ सीरीज एलसीआर सर्किट इज डिफाइंड एज, बेटा ये डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द बैंडविड्थ ऑफ द रेजोनेंट कर्व। ठीक है, तो बेटा ये आपके पास रेजोनेंस का कर्व आता है। इस रेजोनेंस के कर्व में अगर आप देखेंगे, इस रेजोनेंस के कर्व में अगर आप देखेंगे, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट के लिए बेटा आपके पास करंट क्या है, मैक्सिमम है। फिर जब अपने करंट की हम बात करें कि वो 0.707 टाइम्स ऑफ आई नॉट हो चुका है, उस टाइम पर बेटा जो हमें ये ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 फ्रीक्वेंसीज मिल रही हैं, ओमेगा 2 माइनस ऑफ ओमेगा 1 क्या है बेटा जी, आपके पास बैंड गैप है, फ्रीक्वेंसी का बैंड है, फ्रीक्वेंसी का बैंडविड्थ है, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, बैंड गैप बोलेंगे तो आप सेमीकंडक्टर से कंफ्यूज हो जाएंगे। आप ऐसा समझिए कि ये आपके पास ओमेगा 2 माइनस ऑफ ओमेगा 1 क्या है, दिस इज बेसिकली द बोलो बैंडविड्थ। जैसे कि नॉर्मल आप रेडियो ट्यून करते हो तो 92.7 के आसपास भी बेटा कुछ ना कुछ आवाज तो सुनाई देती है ना। सो दैट इज बेसिकली द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज जिसमें आपके पास सिग्नल भी है और नॉइज भी है। तो एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होती है उसमें 92.7 जिसपे आपको क्लियर सुनाई देता है, जस्ट एन एग्जाम्पल। ठीक है, सो इसी तरीके से ओमेगा नॉट पे आपको करंट क्या वैल्यू मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी। बेटा क्वालिटी फैक्टर आप ओमेगा आर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय ओमेगा 2 माइनस ऑफ ओमेगा 1 लिख सकते हैं, जिसको आप फर्दर बेटा और किस तरीके से लिख सकते हैं, ओमेगा आर इंटू एल डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, डिवाइडेड बाय आर। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे पावर डिसिपेशन इन एसी सर्किट्स की। बेटा नॉर्मल इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में पावर को हम V इंटू आई लिख सकते हैं। अब जब हम एसी सर्किट की बात कर रहे हैं ना, तो जो आरएमएस वैल्यू होती है दैट इज बेसिकली द डीसी इक्विवेलेंट वैल्यू। ठीक है, यानी कि अगर आप किसी रेजिस्टर से करंट पास कर रहे हैं आईडीसी, जितना उस रेजिस्टर के अक्रॉस पावर लॉसेस हो रहे हैं उतना सेम ही पावर लॉस होगा अगर आप किसी रेजिस्टर के अक्रॉस क्या पास कर दे, RMS value of that current. So RMS value is basically the DC equivalent value. पावर को बेटा आप VRMS IRMS cos of phi से डिनोट करते हैं, 1/2 V नॉट I नॉट cos of phi। यहाँ पे आपको याद रखना है that cos of phi is the power factor, यही डिसाइड करेगा बेटा पावर की वैल्यू। अगर आप रेजिस्टर सर्किट की बात करते हो तो रेजिस्टर सर्किट में बेटा cos phi की वैल्यू 1 हो जाती है, बिकॉज फेज डिफरेंस तो 0 रहता है, तो Z आपके पास R के बराबर आ जाता है। एंड इस केस में बेटा जी आपके पास पावर की वैल्यू 1/2 V नॉट इंटू I नॉट आ जाती है। पर अगर प्योर इंडक्टर या प्योर रेजिस्टर सर्किट है तो बेटा cos ऑफ 90 डिग्री की वैल्यू 0, तो बेटा यहाँ पर पावर की वैल्यू भी क्या रहती है, 0 रहती है। पावर की वैल्यू भी क्या रहती है, 0 रहती है। अब एसी जनरेटर के बारे में मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर में भी ऑलरेडी पढ़ा दिया हुआ है। ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के काम आता है। बेटा जी आपके पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ किसके बराबर आती है, बैन ओमेगा के बराबर आती है। रिमेंबर रखना है, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ किसके बराबर आती है, बैन ओमेगा के बराबर आती है। अब यहां पर साइन ऑफ ओमेगा टी यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। बेटा ओमेगा इज फर्दर इक्वल्स टू 2 पाई इंटू म्यू। म्यू क्या होता है, लीनियर फ्रीक्वेंसी होता है। अब इस बैन ओमेगा के ऊपर, इस बैन ओमेगा के ऊपर बेटा क्वेश्चन पूछा जाता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मेक श्योर कीजिएगा कि आप जरूर से पढ़कर जा रहे हैं। ठीक है जी, सो विद दिस वी हैव रिवाइज्ड आवर कंप्लीट चैप्टर ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। आई होप यू लव्ड दिस रिवीजन यार, दिस इफेक्टिव काइंड ऑफ रिवीजन्स। आप इस रॉकेट रिवीजन सीरीज को अपना बहुत सारा प्यार दें और बहुत सारा शेयर जरूर से करें बेटा, बिकॉज बहुत सारे बच्चों के लिए ये सीरीज एक सेवियर हो सकती है जिनको रिवीजन करने में प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग सेशंस लेकर आपकी मैम आपको मिलती रहेगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड जुड़े रहिए।